बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास पोलीकीट। कुछ लोग इसका तलफ़्फ़ुज़ पोलीचीटा करते हैं, बहरहाल दुरुस्त या बेहतर तलफ़्फ़ुज़ पोलीकीटा है। नाम की वज़ाहत ऑलरेडी हो चुकी हुई है इसकी, चूँकि जब क्लासिफ़िकेशन हुई थी तो वहाँ पे इसका ज़िक्र हो गया था। इसमें जो कीटा का लफ़्ज़ है, कीटा, उसकी जमा कीटी, ये सिटी का मुतबादल है। सिटी का नाम से आप वाक़िफ़ हैं और एक बार पीछे मैं डायग्राम दिखा चुका हूँ। मैनी सिटी, ये इसका लफ़्ज़ी मतलब, इसके ऊपर सिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप इसकी डायग्राम देख सकेंगे। मैरीन, मोस्टली मैरीन मेजॉरिटी समुद्र में रहती है और आमतौर पर 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, तकरीबन जितना अर्थम होता है उसके करीब-करीब, उससे कुछ छोटे-बड़े। ये अर्थम मैंने पाकिस्तानी अर्थम की मिसाल दी, जो हमारे यहाँ आम अर्थम पाया, उसकी बात कर रहा हूँ। दुनिया में अर्थम बहुत बड़े साइज़ के भी हैं। पाकिस्तान में जो अर्थम आम पाया जाता है, वो छोटा ही होता है। तकरीबन 5300 स्पीशीज़ के साथ ये सबसे बड़ी क्लास है। अब याद रखें, हम जब समुद्र की बात करते हैं, समुद्र में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। कम गहरा समुंदर, गहरे समुंदर, जहाँ पे रेत है, नीचे मिट्टी है, नीचे कीचड़ है, नीचे पत्थर हैं, एल्गी हैं, नहीं हैं, कोरल्स, कोरल रीफ्स, ये सब चीज़ें हैं। समुद्र में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं और उस लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसमें यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसने, live on the ocean floor under rocks and shells and within the crevices of coral reef. Crevices के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं पहले से? याद है? किसी को मालूम है what are crevices? सर दरारें। जी ठीक है, जी बिल्कुल दुरुस्त है। लफ्ज़ burrows, कुछ ऐसे हैं जो burrows यानी बिल खोद के उनके अंदर रहते हैं। आपकी बुक्स के डायग्राम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल। और यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी, ये लफ्ज़ भी आपने पढ़ा हुआ है इंटर लेवल के ऊपर, इंटरटाइडल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटरटाइडल? यहाँ पे लफ्ज़ है इंटरटाइडल सैंड, लेकिन असल लफ्ज़ इंटरटाइडल है। डू यू नो व्हाट इज़ इंटरटाइडल? सर वो जगह मदर डेजर्ट के दरमियान वाली जगह, यानी जहाँ पानी उतरता और चढ़ता है। जी बिल्कुल, अंश का जवाब बिल्कुल ठीक है। अब वर्डिंग है कि अगर इंटरटाइडल सैंड से एक बाल्टी निकालें तो उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में आपको और बहुत से मुख्तलिफ किस्म के बोरोइंग आइलैंड्स मिल जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है, जो दिया जी आपकी बुक ने। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट तारुफ उनका। हेडिंग है जी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। अब इसमें जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन होने लगी हैं, नजर आने लगी हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि एक डायग्राम सामने हो। उस डायग्राम में बहुत चीज़ें नजर आ जाएंगी, कुछ नजर नहीं आ सकेंगे। मैं एक बार डायग्राम दिखाने लगा हूँ। ये एक डायग्राम है। नीरीज एक बहुत ही मशहूर स्पेसिमेन है जो कि हम आम इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल के रेफरेंस से, और ये आपका प्रैक्टिकल का हिस्सा भी है। नीरीज आपके प्रैक्टिकल में भी शामिल है। इसके बहुत से प्रैक्टिकल्स क्लासिफिकेशन के अलावा भी हैं, लेकिन अलग बात है कि हमारा जो सिलेबस चल रहा है इस वक्त, उसमें इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं रही, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल दी हुई हैं प्रैक्टिकल में जो बेस थी ज़ूलॉजी की। आप लोग ज़ूलॉजिस्ट तो बन रहे हैं, लेकिन आप बगैर बेस के ज़ूलॉजिस्ट बनेंगे, चूँकि आपके पहले प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल्स थे डायसेक्शन वाले ख़ास तौर पर, वो साथ साथ होने चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो साथ इसके प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए। अगर वो ना हो तो ज़ाहिर है फिर आपके पहले सिंगल थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकली आप ज़ीरो होंगे। ये रीज है, इसका ये हेड रीजन है। हेड रीजन में यहाँ पे आपको कुछ टेंटिकल्स टाइप चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पहचाना जाता है, और यहाँ पे फोटो रिसेप्टर मौजूद हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्पीशीज। अब इस तस्वीर में गौर से देखें, आपको यूँ राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बाहर लगेगा जैसे टांगें होती हैं। अगर आपने सेंटीपीड और मिलीपीड देखे हुए हैं तो ये देखने में आपको उन जैसा ही लगेगा। जी आप समझते हैं सेंटीपीड्स मिलीपीड्स क्या होते हैं? देखे हुए हैं किसी ने? कुछ समझता है क्या होते हैं? यस सर सर। वर्ड सुनाओ मैं बस। सिर्फ लफ्ज़ सुना हुआ ये जी। सेंटीपीड देखा हुआ है। जी जुनैर ने कहा जी सेंटीपीड देखा हुआ। अंस आप क्या कहेंगे? सर कान का चौड़ा देखा हुआ है, सेंटीपीड देखा हुआ है, मिलीपीड नहीं देखा हुआ है। चलें, असल में तस्वीरों में। इसमें रीज़न ये है कि आम बंदा तो ये भी, चूंकि आपने नहीं पढ़ा, जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क होता है सेंटीपीड और मिलीपीड में। आपने ये कहा है कि आपने कनखजुरा देखा हुआ है। कनखजुरा सेंटीपीड है मिलीपीड आपके ख्याल में? सेंटीपीड सर। चलें, अब याद रखिएगा, चूंकि उर्दू में तो हमारे पास लफ्ज़ है ही नहीं है, ना सेंटीपीड के लिए ना मिलीपीड के लिए, और उर्दू में लोग इन दोनों को ही कन्फ्यूजन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहल इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में। बाज़ाहिर उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन जब हम इसकी डिटेल देखेंगे और इसको स्टडी करेंगे तो पता चलेगा नहीं, ये टांगे नहीं हैं,
ये जस्ट आउटग्रोथ हैं जो निकली हुई हैं, और जिस तरह की टांगे आर्थ्रोपोडा की है हमारी टांगे उस जैसी नहीं है। ऐसा क्यों है, इसकी डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो फिर मिलेंगे। इन्हीं के ऊपर सीटी या कीटी मौजूद होते हैं, और पैरापोडी बहुत ज़्यादा हैं, सीटी बहुत से होते हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। आगे एक अगर तस्वीर मिल गई मुझे जी, क्योंकि मिलर ने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी क्लासिकल जी, यहाँ पे इसने ये पैरापोडिया को बड़ा करके दिखाया हुआ है, और इसके ऊपर लगे हुए सिटी, बहुत से सिटी हैं वो भी बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ आपको दिखानी है वो है जी प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। अब यहाँ पे तस्वीर मौजूद है, लेकिन इसने उसको इंडिकेट नहीं किया हुआ, शो नहीं किया हुआ, इसलिए ये भी नकारा है। शायद अर्थम में मिल जाए। ये है जी अर्थम। अब इसने तस्वीर तो बनाई है, इतनी छोटी तस्वीर है कि इसमें प्रोस्टोमियम डायग्राम, इस डायग्राम को देख के प्रोस्टोमियम क्लियर नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट क्लियर। लेट अस चेक कि कोई और डायग्राम इसमें मिल जाए हमें। जी अब यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ भी प्रोस्टोमियम लिखा तो हुआ है, लेकिन सिर्फ तस्वीर देख के, और खासतौर जो तस्वीर यहाँ बनी हुई है, क्योंकि जब तक एक तस्वीर स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए ना बनाई गई हो तो ये क्लियर नहीं हो सकता है। जी अब चूंकि डायग्राम तो मौजूद नहीं है, जिसमें जो डायग्राम का मकसद है, एक ऐसी डायग्राम का मकसद ये होता है एक चीज़ को क्लियर किया जा सके। ये तस्वीरें जो आपको दिखा दी गई हैं, इसमें प्रोस्टोमियम नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसकी बेस पे आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि प्रोस्टोमियम का होता है। आपको याद है हम इससे पहले पढ़ चुके हैं सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स बने हुए हैं, खाने बने हुए हैं, और हर खाना बार बार रिपीट हो रहा होता है। अब इसमें नोट कीजिएगा, ये पहला खाना है, दोबारा गौर कीजिएगा, इस पे मैंने निशान लगाया है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, ये फर्स्ट सेगमेंट, और इसी के अंदर ये माउथ मौजूद है, इसके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर। इसके ऊपर एक छोटी सी लोब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसके लफ्ज पे आपको वजाहत कर दूं, प्रो कहते हैं बिफोर, पहले, फर्स्ट, स्टोमियम माउथ, माउथ से पहले एक छोटी सी लोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ऊपर की तरफ, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटी सी लोब जो बिफोर माउथ, माउथ से पहले मौजूद है। ये सेगमेंट नहीं है बल्कि छोटी सी लोब है पहले सेगमेंट से पहले, और ये कैरेक्टरिस्टिक है, पहचान है, जिसकी बेस पे, हाँ ये चूंकि पॉइंट फिर मैंने अभी कहा था ना कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि हमारे जो प्रैक्टिकल की नोटबुक्स हैं वो भी जिन लोगों ने लिखी हुई हैं वो भी प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे ही हैं जैसा कि मिलर है, और मिलर ने कहीं पे भी ऐसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया हुआ जिसकी बेस पे हम चीज़ों को पहचानते हैं। जब हमने फाइलों को पहचानना है, उसकी पहचान में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनमें से एक कैरेक्टर ये प्रोस्टोमियम का मौजूद होना है। और ये जो दूसरी चीज़ है जो कि जहाँ पे ये माउथ मौजूद है, इस सेगमेंट को, जो फर्स्ट सेगमेंट है, उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, PERI, पेरिस्टोमियम। ये लफ्ज़ भी मिलर ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। पेरी का मतलब है अराउंड माउथ, पेरी अराउंड, और स्टोमियम माउथ, माउथ के आसपास, यानी जो माउथ वाला सेगमेंट है वो सेगमेंट नंबर 1, और वो पेरिस्टोमियम कहलाता है। उससे पहले जो लोब है वो प्रोस्टोमियम कहलाती है। मैंने ये दो लफ्ज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके कैरेक्टर्स के हवाले से वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगरचे डायग्राम में वो क्लियर नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन की हद तक मैंने उनको जो है बयान कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर पहले प्रोस्टोमियम होता है सर, बाद में पेरिस्टोमियम होता है। हाँ जी बिल्कुल जी, पहले प्रोस्टोमियम है ठीक। और फिर पेरिस्टोमियम है। सर पेरिस्टोमियम तो माउथ के नीचे है ना? नहीं नीचे नहीं है, पेरिस्टोमियम उस सेगमेंट का नाम है जिस में माउथ लोकेट है, और वो फर्स्ट सेगमेंट होता है। पेरिस्टोमियम इज फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट। जी ये है जी पैरापोडिया की तस्वीर आपने देख ली, ये एक्सटेंशन है जैसे कि आप देख चुके हैं पिछले पेज के ऊपर डायग्राम के अंदर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, और इसी के ऊपर वो सीटी लगे हुए हैं जिन्हें कीटी भी कहते हैं। सीटी ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जिन्हें कीटी कहा जाता है, और इसी की बेस पे ये नाम है जी पोलीकीटा, जिसमें बहुत से सीटी पाए जाते हैं। ये जो पैरापोडिया है, वर्डिंग चेक कीजिएगा, दे एड लोकोमोशन, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये सबस्ट्रेट को डिग करने में और उसको बोरो में और ट्यूब में अटैच रहने में मदद देते हैं, इनके फंक्शन हैं।
एक्चुअल लोकोमोशन मसल्स की वजह से और अंडुलेशन की वजह से होती है। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम मैंने डिटेल के साथ डायग्राम को सामने रखते हुए एक्सप्लेन कर दी है जी। आगे आ जाइए जी। इसमें एक लफ्ज़ शायद एक दो चीज़ों का फ़र्क है, चेक कर लीजिए। जी ये तो हो गया, इसकी वजाहत है जी। यहाँ पे चेक कीजिए, प्रोस्टोमियम के लिहाज से contain numerous sensory structures including eyes, antennae, palps and ciliated pits or grooves guard nuchal organs। अब ये यहाँ पे सिर्फ पोलिकीटा की बात हो रही है। जो मैंने तस्वीर दिखाई है आपको वो अर्थम की थी, फिर आपसे गौर से नहीं है। ये जो डायग्राम मैंने दिखाई है प्रोस्टोमियम दिखाने के लिए, जिसपे प्रोस्टोमियम बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, वो अर्थम की थी। अर्थम के अलावा अदर ज़ाहिर है कि इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये नीरीज और पोलिकीट्स के लिहाज से इनके प्रोस्टोमियम के ऊपर आइज, याद रखिए इनकी आइज सिंपल फोटोरिसेप्टर्स हैं। आइज आर सिंपल फोटोरिसेप्टर्स। और इसके अलावा यहीं पे एंटीनी और पाल्प्स जो कि फीडिंग में हेल्प करते हैं। सीलेटेड पिट्स और ग्रूव्स, ऐसे पिट्स या ग्रूव जिनमें सीलिया लगे हुए हैं और उनका नाम है न्यूकल ऑर्गन्स। और ज़ाहिर है कि ये सब के सब चीज़ें बेसिकली सेंस ऑर्गन्स हैं इनके। पेरिस्टोमियम शुरू मारूफ है जी। जो ये वाले पोलिकेट्स हैं इनमें माउथ के आसपास भी सेंसरी टेंटिकल्स या सिर्राई मौजूद होते हैं। देखिए कि ये लफ्ज़ इससे पहले भी कहीं पे आ चुका है और मुख्तलिफ जानदारों में डिस्क्रिप्शन में फ़र्क हो सकता है चीज़ के लफ्ज़ की वजाहत में। अगला हेडिंग ये पैराग्राफ है जी। लफ्ज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन लिविंग क्यूटिकल। क्यूटिकल आउटर प्रोटेक्टिव कवर होता है। इनकी एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स है। कॉलमनर सेल्स के नाम से वाकिफ है पहले से? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कॉलम? हेलो, कॉलम क्या होता है? कॉलम या कॉलमनर सेल के नाम से नहीं वाकिफ है कोई भी? चलो मैं तस्वीर है, दोबारा बताइए बेटा। लॉन्गिट्यूडल सेल। उसमें बताना पड़ेगा किस एंगल के ऊपर, किस जगह पे, क्योंकि यहाँ डायग्राम जी। चलें बहर ठीक है, आपका जवाब तकरीबन ठीक है। आप यूं करेंगे, अपने हाथ को सीधा खड़ा कर लें ऊपर की तरफ, उंगलियों को देखें। अब ये फर्ज कर लें उंगलियां आपकी सेल्स हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडल सेल्स हैं। अब ये फर्ज कर लें कि ये उंगलियां नहीं हैं, सेल्स हैं, तो दीज आर लॉन्गिट्यूडल सेल्स। इस तरह के कॉलम लाइक, ये कॉलम है जिसको आप देख रहे हैं, दिस इज वन कॉलम। इसकी लंबाई ज्यादा है चौड़ाई के मुकाबले में, इसको कॉलम कहते हैं। और इसी बेस पे नाम है जी कॉलमनर सेल्स। इसमें से जो ये सेल्स हैं वो नॉन लिविंग क्यूटिकल पैदा करते हैं। और इसके अलावा एपिडर्मल ग्लैंड भी हो सकते हैं कुछ में, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ल्यूमिनेसेंट कंपाउंड्स, ल्यूमिनेसेंट का लफ्ज़ से पहले आ चुका हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये आगे इनकी लोकोमोशन का जिक्र हो रहा है। इनकी जो ये वाली लोकोमोशन है, ये आगे डायग्राम है वहाँ पे देखेंगे। ये डायग्राम आने वाली है जी, नेक्स्ट पेज पे है। यू हैव टू लुक एट द डायग्राम। ये है जी लोकोमोशन। आपने इन तीनों पे गौर करना है। ये इसको बाद में देखेंगे, पहले आपने सिर्फ इस डायग्राम पे देखना है। इसको देखें और बताएं इसमें वेव्स कैसी हैं, इसकी वेव्स कैसी हैं, इसकी वेव्स कैसी हैं। तीनों में डिफरेंस नोट किया। ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि नजर आ रहा? सर जी सर पहली वाली सीधी है जी। सर, इसमें थोड़े से कर्व है। सर जो थर्ड वाली ये सर स्पाइरल शेप है, और जी सर जो दरमियान वाली है ये जरा कम स्पाइरल है। चलें बहरहाल ये आपका जवाब था जी। और कोई जवाब जी? कोई और आंसर? वेव दोबारा जी, दोबारा बोलें अंस। सर वेव्स की फ्रीक्वेंसीज में फर्क है। जी बिल्कुल, अंस का जवाब दुरुस्त है। और जो लफ्ज़ सवाल किया था स्पाइरल वाला मरीब ने, वो दुरुस्त नहीं था। नोट कीजिएगा इन तीनों में फर्क, ये स्ट्रेट नहीं है। इसमें आपको हल्की हल्की सी वेव्स नजर आ रही हैं, इसमें वो ज्यादा वेव्स क्लियर नजर आ रही हैं, और इसमें वेव्स बहुत ज्यादा ऐसे आपको नजर आ रही हैं। ये वेव भी है अंडुलेटिंग, हम अंडुलेशन का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। बॉडी खामदार, जैसे सांप, आपने सांप को चलते देखा हो किसी ने, जैसे सांप मूव कर रहा है वैसे। अब फर्क नोट कीजिए, अगर स्लो मूव करना हो तो ये बहुत हल्की हल्की छोटी छोटी वेव्स बनेगी इसमें। और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका वेवलेंथ दिखाया उसमें। अब अगर इसको वेव दे रहे हैं तो वेव
क्या था से वाक़या। अगर तेज़ चल रहे हों तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गया है और ये रैपिड क्रॉलिंग है। स्लो वॉकिंग थी, ये रैपिड क्रॉलिंग है। और जब ये तैर रहे होते हैं, चूँकि पानी में रहते हैं, उसमें तैरने के लिए वेवलेंथ और ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसके मुताबिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक वो किसी और लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ को शो किया हुआ है। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट के स्लो और तेज़ मूव करने में क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसके साथ इस डायग्राम में इसने पैरापोडिया का ज़िक्र भी किया है और ये वो जो कर्व बन रही है, वो जो वेव बनती है, उसको दिखाया गया है। अगर आप बहुत गौर से देखें, यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये मसल्स, फिर ये मसल, ये और इस तरफ से देखिए यहाँ ऐसे आपको ये ऑल्टरनेट कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें मसल्स चूँकि ये एलएस में है, एलएस में वो सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकती हैं। इसमें 2 तरह के मसल्स मौजूद हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं और साथ-साथ सर्कुलर मसल्स भी हैं। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे होते हैं। आपने पेरिस्टालसिस पढ़ी हुई है, पेरिस्टालसिस में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन फ़र्क ये है पेरिस्टालसिस में जैसे ईसोफेगस है वो स्ट्रेट अपनी जगह पे होती है और उसके अंदर दोनों साइड से वेव्स जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। इसमें थोड़ी-सी मुख्तलिफ चीज़ है, इसमें चूँकि एनिमल ने जब रेंगना है या मूव करना है या तेज़ मूव करना है, तो बाकायदा वेव्स बन रही हैं। अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा, जहाँ पे ये ऐसे इसने खम खाया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये छोटे नज़र आ रहे हैं और ये बड़े नज़र आ रहे हैं। अब हुआ क्या है, जिस साइड से सिकुड़ा हुआ है, इस साइड से ब्लड निकल के ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड है वो इस साइड पे ज़्यादा चला जाएगा, इस साइड पे कम हो जाएगा। और उसका अपोज़िट यहाँ पे ये सिकुड़ने का अमल इधर पे है, यहाँ से ब्लड और फ्लूइड्स निकल के इस तरफ को आ गए हुए हैं। और जिधर से वो चीज़ें निकली हैं, वो अंदर की तरफ खम खा चुका हुआ है। अब इसमें जो ये वेव्स बन रही हैं, अब इन वेव्स के साथ अब इनको भी देखिए, पैरापोडिया भी साथ-साथ, ये इस तरफ वाले अटैच होंगे और इस तरफ वाले मूव कर रहे होंगे। और उसके बाद जब ये जो नेक्स्ट वेव को आप देख रहे हैं, जो अगली तरफ है, इसमें ये पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और ये तकरीबन अटैच है एक जगह के ऊपर। ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इसमें मूवमेंट के लिहाज से। और याद रखिएगा कि असल मूवमेंट में पैरापोडिया का इतना रोल नहीं है, वो हेल्प तो कर रहे हैं मूवमेंट में, लेकिन असल मूवमेंट जो हो रही है, वो इन मसल्स के एक्शन की वजह से हो रही है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स अल्टरनेटली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं और बहुत पेचीदा तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में और सर्कुलर मसल्स में अल्टरनेटली हो रही है, एक साइड पे और दूसरी साइड के ऊपर। इसका रिजल्ट जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये भी याद रखिए कि इस चीज़ की जो कंट्रोल है, इस मूवमेंट का जो कंट्रोल है, वो नर्वस सिस्टम कर रहा है और वो 2 तरह से कर रहा है। एक तो वो जो यहाँ पे लोकल हर सेगमेंट के अंदर अपने ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इनके अपने-अपने गैंग्लिया हैं और एक ब्रेन जो कि कहीं आगे मौजूद है, वो भी कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन पैगाम भेज रहा है, लोकल जो गैंग्लिया हैं वो लोकल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह से इनमें लोकोमोशन का अमल हो रहा है। ये है जी ऑल अबाउट लोकोमोशन, क्रॉलिंग, स्विमिंग और जी। सर गैंग्लिया जो है फीडिंग को भी कंट्रोल करते हैं ना? आपका ब्रेन क्या कुछ करता है जी, पहले आप बता दें। कोई ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी में जो ब्रेन के बाहर ही कंट्रोल हो जाती है? डू यू हैव ब्रेन? व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्रेन? इनके गैंग्लिया, जो सेरेब्रल गैंग्लिया और जो बाकी गैंग्लिया हैं, सेगमेंटल गैंग्लिया, वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और नर्वस सिस्टम का ही काम होता है मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करना। जी, लोकोमोशन कंप्लीट हो गई है जी। बेसिक लोकोमोशन मुकम्मल हो गई। यहाँ पे इस जगह पे आ जाए, बर्विंग। बर्विंग जो है वो बहुत से पॉलीकेट्स बिल खोद के उनके अंदर रहते हैं और वो सबस्ट्रेट को खा भी सकते हैं, जैसे अर्थवर्म खाता है, और इस तरह से बिल खोद सकते हैं। पॉलीकेट्स जब वो खाते हैं, जो मिट्टी में जो कुछ मिला होता है उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को हजम कर लेते हैं और जो अनडिजिबल फूड है उसको ये बॉडी से बाहर खारिज कर देते हैं। ये बिल्कुल अर्थवर्म वाला स्टाइल है जैसे अर्थवर्म करता है। फिर ये है जी ऑल अबाउट, अगला हेडिंग है जी इसमें फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें एक खामी है आपकी बुक में, इस बुक में इस जगह पे इसका यानी निरीज का या पोलीकेट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिखाया हुआ, लेकिन चूंकि इन जनरल
सिस्टम सबका एक जैसा होता है। मैं जस्ट आपको तस्वीर दिखाने के लिए अर्थवर्म की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो कुछ उसमें है, जिस तरह से उसमें है, कमोबेश वही कुछ इसमें भी होता है। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में फ़र्क होता है। एनी हाउ, माउथ, इसमें चीज़ हम देख सकते हैं, माउथ। उसके बाद है जी फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड और इंटेस्टाइन, आखिर में रेक्टम और एनस। जो चीज़ें इसमें हैं कमोबेश वही चीज़ें इनके सिस्टम में भी मौजूद हैं। जनरल सिस्टम एक जैसा ही है, डिटेल्स में फ़र्क होता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्रॉप और गिजर्ड और स्टोमक की जो डिटेल्स हैं उनके अंदर डिफरेंस मौजूद हो सकता है मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन इन जनरल ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ पे दिखा दिया है। आपकी बुक ने बजाय सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के उनकी फीडिंग को एक्सप्लेन किया है। ये बात तारिक हम कर रहे हैं इस वक्त मिलर की। मिलर ने हेडिंग दिया है सिस्टम, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो फीडिंग को और न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें इस लिहाज से कि ये एक ऐसा मशहूर क्वेश्चन भी है जो आया भी होगा कई बार, इसमें से कोई भी MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको गौर से देखना होगा आपको। लुक एट फ्रॉम हियर। जी ये है जी, इनका सिस्टम ट्यूब टाइप है और चीज़ों का नाम हो चुका हुआ। अब यहाँ पे पहला लफ्ज़, the entry region of the district is modified into a process that special protractor muscles and stomach pressure can evert through the mouth retractor muscles, bring the proboscis back into the peristomium। ये पहला स्टेटमेंट और ये स्पेसिफिक है पोलिकीट्स के हवाले से। प्रोसेस की वजाहत इससे पहले भी हो चुकी हुई, सेम वही कुछ यहाँ पे है। साथ उन दो मसल्स का नाम भी मौजूद है जिनके नाम से वाकई में पहले से प्रोट्रैक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल। प्रोसेस को भी स्ट्रक्चर जिसका ताल्लुक फीडिंग के साथ हो उसको हम ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इनमें भी ऐसा ही है और पेरिस्टोमियम का नाम इससे पहले एक्सप्लेन हो चुका है। चलिए अब सेकंड आ जाइए। इवर्ट, इवर्शन बाहर, उलट के बाहर निकलने को कहते हैं। When the proboscis is everted, paired jaws are opened and may be used for seizing prey। जब प्रोबोसिस बाहर निकला होगा तो जाज जो हैं वो शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सीज, पकड़ना। नेक्स्ट, प्रीडेटरी पोलिकेट्स, प्रीडेटरी शिकार करने वाले पोलिकेट्स जो हैं मे नॉट लीव द बरो और कोरल क्रेविस। इसकी वजह अगले फिगर में मैं कहूँगा। When prey approaches the burrow entrance, the worm quickly extends its anterior portion, everts the proboscis, and pulls the prey back into the burrow। ये खाने का तरीका। ये वो पोलिकेट्स जो बरोज में रहते हैं, ये खुद आमतौर पर बरो से नहीं निकलते, वेट करते हैं जब कोई चीज़ बरो के ऊपर से गुजरती है। जैसे पता चलता है कि रोशनी कम हो गई है, ये तेज़ी के साथ निकलते हैं, प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, शिकार को पकड़ते हैं और वापस अंदर अपने बिल में आ जाते हैं। बिल में क्यों रहते हैं? अपनी हिफाजत के लिए। यह है जिनका तरीका वारदात। और यहाँ पे भी है एक और फिक्रा, पॉइजन। कुछ में पॉइजन ग्लैंड होते हैं जिसकी वजह से ये शिकार को बेहोश कर देंगे, नींद बेहोश कर देंगे। अब खाने के लिहाज से कुछ हैं हर्बीवोर्स, कुछ हैं स्केवेंजर्स और कुछ डिपॉजिट फीडिंग। डिपॉजिट जो चीज़ें नीचे गिरी होती हैं, एरेनिकोला की एग्जाम्पल दी है, और लग बर्ड्स। चेक कीजिएगा, ये लग, LUG, लग बर्ड्स है। ये गैर मारूफ एग्जाम्पल आपके लिए। ये ऑर्गेनिक मैटर मैरीन सेडिमेंट में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो खाने के लिए। फेरेंक्स, इनकी फेरेंक्स जी वर्डिंग है, फेरेंक्स दैट व्हेन इवर्टेड फ्रॉम द प्रोसेस, फेरेंक्स ही उलट के बाहर निकलाती है और प्रोसेस बन जाती है। सूर्य सैक कार्ड क्रॉप, बहुत से जानदारों में क्रॉप होते हैं। आपने मुर्गियां देखी होंगी, मुर्गियों के गले में भी क्रॉप मौजूद होता है। क्रॉप वो चीज़ जगह है सिस्टम की जहाँ पे फूड को आर्जी तौर पर स्टोर किया जाता हो। फिर उसके पीछे ग्राइंडिंग गिजर्ड। क्या आप गिजर्ड के नाम से वाकिफ है पहले से? इंटर में था लफ्ज़ ये वाला। डू यू नो व्हाट इज गिजर्ड? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिजर्ड एंड स्टोमक? डू यू नो व्हाट इज गिजर्ड? नो आंसर। गिजर्ड का जवाब नहीं दिया जी किसी ने भी।
चलिए नोट कर लीजिए। अगर तो हम याद रखिए कि जो एक्चुअल गिजर्ड है जहाँ से लफ्ज़ निकला है वो बर्ड्स हैं। अब हमारे यहाँ फीमेल्स को तो कम ही मौका मिलता है, लेकिन मेल्स, क्या आप में से किसी ने कभी चिकन खरीदा है जी बाजार से? मुर्गा खरीदा है, मुर्ग का गोश्त बनवाया? जी सर। जी खालिद एक, और कोई जी? यस सर। दो हो गए जी, और कोई? कभी किसी फीमेल को मौका मिला हो गोश्त खरीदने का, चिकन का गोश्त खरीदने का? चलिए अभी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्रॉप। देसी मुर्गियाँ या मुर्गियाँ जो घरों में लोगों ने पाली होती हैं, उनके गले में एक स्वेलिंग होती है, उसको क्रॉप कहते हैं। क्रॉप को उर्दू पंजाबी में भी पोटा कहते हैं। क्रॉप को भी उर्दू और पंजाबी में पोट या पोटा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जो गिज़र्ड होता है, आम बंदा उसको सिर्फ स्टोमक समझेगा। गिज़र्ड वैसे तो है तो स्टोमक ही है, लेकिन एक ख़ासियत के साथ, और ये सिर्फ चूँकि मेल्स जिन लोगों ने इसको देखा होगा, जब वो गिज़र्ड को खोलते हैं, गिज़र्ड को पहले ज़ाहिर है वो काट के अलग करते हैं इंटेस्टाइन से, फिर उसको वो काट के ओपन करते हैं, उसमें से जो फूड होती है निकालते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसमें से एक झिल्ली निकाल के फेंक देते हैं। मैंने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक सख्त मज़बूत सी झिल्ली होती है। जी, अब ये 2 मेल्स जिन्होंने चिकन खरीदा हुआ है जी, क्या आपने नोट किया है कि वो झिल्ली किस तरह की होती है? यस सर, उतारते हैं। जी, अब वो जो झिल्ली उतारी है जी, वो ऐसा स्टोमक जिसमें वो झिल्ली लगी हुई हो, जो कि उसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प कर रही है और ज़ाहिर की चीज़ों को ग्राइंड करने में मदद देती है, वो स्टोमक, इस तरह का स्टोमक गिज़र्ड कहलाता है, जिसमें ऐसी चीज़ मौजूद हो। और उसका बेसिक फंक्शन सिर्फ ग्राइंडिंग और क्रश करना और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जबकि अगर वो झिल्ली ना हो, और तो वहाँ पे वो स्टोमक जो है ग्राइंडिंग भी करेगा, यानी मैकेनिकल डाइजेशन भी करेगा, और उसमें केमिकल डाइजेशन भी हो सकेगी। ये फ़र्क होता है गिज़र्ड और स्टोमक के जनरल हिस्सों में। बर्ड्स के स्टोमक के 2 हिस्से होते हैं, एक जो सिर्फ गिज़र्ड है और दूसरा हिस्सा जो कि डिफरेंट होता है थोड़ा-सा उससे, उसको फेंक देते हैं काट के, यानी उसको हमारे यहाँ यूज़ नहीं किया जाता खाने में। वेल ये था जी ऑल अबाउट। आखिरी हेडिंग है जी इसका ये वाला, ये लफ्ज़ है कास्टिंग। ये बिल्कुल ऐसे है, अगर आपने कहीं पे अर्थवर्म का बिल देखा हो, उसके ऊपर छोटी-छोटी गोलियाँ पड़ी होती हैं। जहाँ भी अर्थवर्म होते हैं गार्डन सॉइल्स में या क्यारियों में या किसी खेत में, किसी ने छोटी-छोटी गोल-गोल मिट्टी की गोलियाँ वहाँ पे पड़ी देखी हों। यस सर। चलिए जी, एक जवाब आ गया जी, हस्बे हाल अंश ने ही जवाब दिया है। और कोई बाकी लोग आँखें बंद करके रखते हैं? जी सर सर देखिए। कीड़ियों की भी होती है ना? नहीं बेटा, कीड़ियों की वो नहीं होती। कीड़ियाँ जो होती हैं, पहली बात है कीड़ियों को उर्दू में चींटियाँ कहते हैं। चींटियाँ और मकोड़े, जो मिट्टी उनके बिल के पास नज़र आती है, वो मिट्टी होती है जो वो बिल खोदते हुए अपने जबड़ों से, जाल से काटते हैं और उसको तोड़ के बाहर ला के रखते हैं। जबकि जो टिपिकल गोल शक्ल की जो गोलियाँ होती हैं, जो अर्थवर्म के बिल पे होती हैं, वो अर्थवर्म ने मिट्टी खाई होती है और फीसेस की शक्ल में उसको जब निकालता है तो वो गोल, जैसे बकरी की मैंगनी होती हैं, वो बिल्कुल इस तरह से। साइज़ छोटा होता है, लेकिन वो वेल ये कास्टिंग्स हैं। फालतू मादे बाहर निकलेंगे तो वो कास्टिंग्स की शक्ल में हैं। जी, अगला पैराग्राफ, हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है जी बिल्कुल। और आ गया जी सीडेंटरी कहते हैं जो आम तौर पर खुद हरकत नहीं करते और ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, ट्यूब ड्वेलिंग पोलिकेट्स। फिल्टर फीडर भी हैं, उनमें प्रोसेस नहीं होता और स्पेशल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मदद से वो फीडिंग। फैन वर्म का नाम ऊपर आया था। फैन वर्म के ऊपर रेडियोस उसकी तस्वीर में मौजूद हैं चैप्टर के स्टार्ट के ऊपर, और फनल शेप्ड फैन, उसमें मौजूद सीलिया पानी को ट्रैप मूव करते हुए फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और आखिरकार वो फूड ग्रूव से होते हुए, रेडियो से होते हुए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे कि उनका माउथ होता है। कीटोप्टेरस, इसके नाम पे गौर कीजिएगा। कीटोप्टेरस यू शेप ट्यूब में रहता है और म्यूकस बैग खारिज करता है, उस म्यूकस में फूड पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और ये साइज उनका 1 माइक्रोमीटर की रेंज में हो सकता है। पैरापोडिया सेगमेंट 14 से 16 के दरमियान फैंस के अंदर मॉडिफाई होते हैं जिनसे फिल्ट्रेशन करंट पैदा होते हैं और उसके बाद ये पूरे म्यूकस बैग को इंजेस्ट कर लेते हैं। पहले ये थी चंद एक मेथड फीडिंग के। एक और पैराग्राफ रह गए हैं। फालतू मादों को खारिज होना, ट्यूब ड्वेलिंग जानदार होगी प्रॉब्लम, जो ट्यूब में रहते हैं। आपको याद होगा हमने फाइलम मोलस्का में पढ़ा था कि माउथ एक तरफ है दूसरी तरफ हो,
2 में रहें तो सारी की सारी बॉडी फीसेस से गंदी हो जाएगी। वो अपने आप को उल्टाते हैं पहले और फिर फीसेस को डिफिकेट करते हैं। और कुछ ऐसे जानदार हैं जो यू शेप्ड बरोज में रहते हैं और उन यू शेप्ड बरोज में से जो डिफिकेशन है वो इतनी प्रॉब्लम का बायस नहीं बनती है। आखिरी पैराग्राफ है जी। बहुत से ऐसे हैं बुक की वर्डिंग है जी, कुछ पॉलीफेट्स जो कि सबस्ट्रेट रिच डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को 20 से 40% तक उनकी फूड एनर्जी रिक्वायरमेंट का हिस्सा वो यहाँ से ले लेते हैं, जो कि उनको अपने सबस्ट्रेट में से मिल जाती है डिसॉल्व फॉर्म के अंदर। वेल ये है जी ऑल अबाउट, और इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया। सर 431 की अटेंडेंस मार्क कर दें। 446 की भी 31 और 46 सर 425 की भी